बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। प्रोग्राम की हेडलाइंस शामिल कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं। नई काबीना किसकी मर्जी से बनेगी? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मौजूदा वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी या फिर मुस्तकबिल के वजीर आजम शहबाज शरीफ? अली बाबा और 40 चोर दूसरा दिन है पाकिस्तान का चोरी का माल बांटने के लिए बैठे हुए हैं। जो एमएनए है वो डुअल नेशनैलिटी की वजह से ठगाठग उड़ाए जा रहे हैं। अगर पार्टी और पार्लिमानी पार्टी नवाज शरीफ साहब ने हेड की, वो नाअहल हैं कि जो फैसले किए गए वो आइन और कानून की नजर में कालादम है। इश्तिहारी वो हो तो उसको स्टेज के ऊपर लोग चीयरिंग कर रहे हो, टीवी चैनल दिखाने कोई पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ताला नहीं लगेगा। कौम और इदारों के खिलाफ उठने वाले जो दरीदा दहन है उनकी जुबानों पे ताला कौम लगा सकती है। आपने मेरे खिलाफ चार्ज लगाए, इल्जाम लगाए और आपको छोड़ूंगे नहीं। हर जाने का नोटिस दूंगा 50 करोड़ का। राना सनाउल्लाह ने ये कहा शहबाज शरीफ को कि आप ऊपर न जाएं, पार्टी तकसीम है कि शहबाज शरीफ को आना चाहिए या LNG अब्बासी को बहैसियत वजीर आजम के जारी रखना चाहिए। मैं इस कौम की नुमाइंदगी करने आ रहा हूँ, वो इंशाल्लाह आपका ख्वाब पूरा नहीं होगा। कठपुतली हुकूमत ने जन्म ले लिया है पाकिस्तान में। 2018 से पहले गुलालई वाला इल्जाम, इसको भी आपने धोना है। और फिर रेहान खान साहिबा की अगर किताब 2018 से पहले आ गई तो मुझे यकीन है कि आप कम अज कम पाकिस्तान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। इन्होंने पेशावर में भी साजिशें शुरू कर दी हैं कि हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए। नून लीग इजलास, अंदरूनी कहानी क्या है? इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को इंतखाबी मुहिम चलाने से रोक दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने की कोशिशें की जा रही हैं, इमरान खान का इल्जाम। अपने एनालिस्ट का तारुफ करवाती चलूँ। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आरिफ निज़ामी साहब और इस्लामाबाद से आज साथ देंगे खबर घुमन साहब। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो कल तक की खबरें थीं कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बरास्ता GT रोड इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगे, लेकिन आज की जो इत्तलात हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि नवाज शरीफ 6 अगस्त को दिन 11 बजे पंजाब हाउस से रवाना होंगे और बरास्ता मोटरवे और बाबू साहब इंटरचेंज से दाता दरबार पहुंचेंगे। निज़ामी साहब, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे और आज उनका प्लान चेंज हो गया। जी हाँ, जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था कि ये फैसला कोई खुशाइंद नहीं होगा कि GT रोड की से जुलूस की सूरत में आए यहाँ, क्योंकि उनकी फेडरल गवर्नमेंट में भी हुकूमत है, यहाँ भी PMLN की हुकूमत है, तो अपनी जो ब्लेसिंग जोन को गिरना चाहिए। ये ना हो कि ये भी गवा बैठे मुल्क में गड़बड़ और अफरा तफरी पैदा हो या कुछ ऐसी बातें निकल जाएं जो कि बाज़ लोगों की मिजाज पे ग्रां गुजरें। सही। तो इसलिए बेहतर है कि अभी ठंडी करके खाएं। और मेरा ख्याल है उनके जो मुशावरत के ज़रिए इसी नतीजे पे पहुँचे कि यही बेहतर रास्ता है कि इस वक्त ज़रा थोड़ा सा बुर्दबारी से काम लिया जाए। सही। वैसे भी अगरचे मैं कुछ चैलेंज नहीं करना चाहता, ये PMLN कोई क्राउड पुलर टाइप की पार्टी नहीं हुई कभी उस तरह। कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में PTI के सरबराह इमरान साहब काफ़ी कमज़ोर है PTI, जैसे कि इलेक्शन के नताइज से ज़ाहिर है, लेकिन जलसे में हल्ले गुल्ले में वो बहुत आगे हैं। तो ये फ़ैसला उनके हक़ में बहुत अच्छा किया उन्होंने। और जब वो आएंगे यहाँ, अब 120 से भी गुजरेंगे वो गालबन, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से अब वो उनका मेबर जो है वो रायविंड होगा ज़्यादा। आपको पता ही है कि अब तो हर बंदा जो है उसको मरी भागना पड़ रहा है, वो ढूंगा के लिए जा रहा है शहबाज शरीफ साहब को मिलने के लिए। तो अब फोकस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज होनी शुरू होंगी। अगरचे मियां नवाज शरीफ को ये जो उनको मुस्लिम लीग का सदर होने पे चैलेंज किया गया कि वो सदर नहीं रह सकते और उनकी PMLN उनके नाम पर रजिस्टर है, वो भी पार्टी नहीं है कोई। सही।
तो इसलिए इनको इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि ये लीगल चैलेंजेस जो खामखा के पैदा हो रहे हैं, इनको अब तक अपना मुस्लिम लीग का सदर जो है किसी को मुकर्रर कर देना चाहिए था अपनी जगह पे। अब वो उसी लेवल पे पार्टी का नाम भी चेंज करेंगे? नहीं, वो तो PMLN तो है ही ना, खैर PML तो रहेगी ना। एन तो PMLN निसार को भी कहा जाता था एक ज़माने में, अब तो खैर नहीं रहा। PMLS भी हो सकता है, उसमें शहबाज भी आ सकते हैं, शरीफ भी आ सकते हैं। वो एक बात का मसला है। मेरा नहीं ख्याल के, लीगली स्पीकिंग मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के पार्टी को दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें जो हैं सारी देख के इनको चाहिए अपने लिए खामखा के मसाइल ना पैदा करें। ये चीज़ें उनको पहले कर लेनी चाहिए थी, मसलन पार्टी की रजिस्ट्रेशन, उसमें हम आगे बात करेंगे कि मसलन काबीना, बाकी मामलात। अब मुल्क जो है वो उसमें वज़ीर आज़म तो आ गया, काबीना नहीं है, तो वो किस तरह ऑपरेट करेगी? सही है, ठीक है जी। घुमर साहब क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं बड़े मियाँ साहब के इस फैसले को? देखें, फैसला तो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जो वो मुनासिब समझेंगे करेंगे, लेकिन जो हालात वाक़यात हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। निज़ामी साहब ने ठीक कहा, पहले तो उनका GT रोड से जाने का प्लान था, अब उन्होंने वो मोटरवे से ले लिया है। लेकिन जो बात कर रहे थे ना कि अब पार्टी को कैसे आगे लेके जाना है, तो अभी यहाँ प्रोग्राम में आने से पहले मेरी कुछ लोगों से बात हुई, तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि जब अगर एक टिकट इशू होना है हल्का 120 में इलेक्शन के लिए, तो वो किसी और, जो पार्टी को प्रेसिडेंट किसी और को नॉमिनेट करना पड़ेगा, वो कुलसूम साहिबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों, या कोई और पार्टी के सीनियर लीडर हो। तो वो फैसले इनको जो बहुत जल्दी कर लेना चाहिए थे। मेरे लिए जो एक परेशानी का बायस बन रहा है, निज़ामी साहब यकीनी तौर पर इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कि मैंने कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि किसी कैबिनेट ने हलफ उठाया है, किसी प्राइम मिनिस्टर ने, और उसके साथ कहीं 2, 4, 5, 8, 10 मिनिस्टर्स ने हलफ ना उठाया हो। बाद में कैबिनेट एक्सपैंड होती रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ अकेले प्राइम मिनिस्टर ने हलफ उठाया है, चलो अकेले, और उसके बाद आज तीसरा दिन है, कोई उस कैबिनेट का पूरा ही नहीं हो रहा। अब्बासी साहब सुबह उठते हैं, वो पहला काम यही करते हैं कि वो नहा धो के गाड़ी पकड़ के वो मरी जाना है। अब मरी, इस्लामाबाद से मरी जाना है तो थोड़ा ही सफ़र, लेकिन वो जाहिर बात है पहाड़ियों पे जाना है, नीचे आना, तो पता नहीं उनकी वापस आके कोई ऑफिशियल वर्क भी वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्योंकि कल रात को एक मैसेज हमें रिसीव हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कि जी अब्बासी साहब वापस आ गए हैं कल रात को, और उन्होंने ऑफिशियल काम शुरू कर दिया है, उनको ब्रीफिंग्स मिलना शुरू हो गई हैं, लेकिन आज सुबह उठ के फिर वो चले गए। तो निज़ामी साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरह मेरी एक एनालिसिस नाक़िस सी राय ये थी कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब घर गए हैं, और उसके बाद अकामा होल्डर्स का इशू है, और पार्टी के अंदर सीनियर जूनियर्स का इशू है, ये पार्टी तो बड़ी मुनज़्ज़म समझा जाती थी, और पार्टी के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का एक हुक्म चलता था, और मुझे समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की वो जो असर और रसूख पार्टी के अंदर है वो कहाँ गया, कि एक लिस्ट फाइनल हो जानी चाहिए थी अभी तक। अभी हर कोई बंदा अपनी अपनी मिनिस्ट्री मांग रहा है, हर कोई बंदा अपने नखरे दिखा रहा है, चाहे निसार साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, डार साहब सुना अभी तक इनकार कर रहे हैं कि मैंने तो केसेस फेस कर रहे हैं, मैं अब वजारत संभालूंगा या अपने केसेस संभालूंगा। तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, आपका इस पर क्या ख्याल है कि ये इतना डिले क्यों आ रहा है? क्या डिले की वजह ये तो नहीं कि ये फैसला नहीं कर पा रहे कि शहबाज शरीफ साहब को सेंटर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, पंजाब में रहें? क्योंकि मेरे नज़दीक असल मसला यही है, मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है, असल फैसला वो ये नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कर पा रही कि क्या शहबाज शरीफ साहब को सेंटर में आना है कि नहीं आना। अगर उन्होंने फैसला कर लिया कि सेंटर में आना है, उसी हिसाब से फिर उसी हिसाब से फिर कैबिनेट बनेगी। जी घुमन साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत पहले ले चलूँ, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने भी फुल काबीना को नहीं हलफ उठाया, लेकिन उस मौके पे भी उन्होंने एतज़ाज़ हसन को वज़ीर कानून बनाया, वो वाहिद वज़ीर थे जिन्होंने हलफ उठाया, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। फिर बाद में बाकी काबीना आई, तो ऐसा तो ज़रूर हो सकता है। लेकिन ये कि अब इसमें जो वाकई जो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि उन्होंने कहा था ना हमारे नए वज़ीर आज़म ने, अब्बासी साहब ने, कि वो 45 दिन जो है उनको 45 माह बना देंगे गालबन, तो उसमें से भी 2 दिन गुजर गए जी, तो अब 43 दिन रह गए उनके पास। लेकिन उस स्पीड के मुताबिक, जिसको गॉड स्पीड कहते हैं, काबीना तो फ़ौरन बन जानी चाहिए थी। लेकिन इसमें पूछने की बात है ये क्यों नहीं बन रही, उसकी वजह यह है कि
वो 2 मोल्लाओं की बजाय 3 मोल्लाओं में मुर्गी हराम हुई हुई है कैबिनेट की। एक तरफ हैं वज़ीर आज़म जो कि सदर हैं पार्टी के, और वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म है, माफ़ कीजिएगा जी जी, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म है, तीसरी तरफ जो प्रेजेंटिव वज़ीर आज़म है, चाहे अभी फैसला हुआ नहीं लेकिन आज तक तो नॉमिनेटेड शहबाज शरीफ साहब ही है ना, सही, चाहे वो अभी बने या बाद में बने, 45 दिन के बाद बने या 10 माह बाद बने। लेकिन पॉइंट ये है कि ये इसलिए हो रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब फ़िलहाल अपनी वीटो पावर उनके पास जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब इसमें कई करंट्स और अंडर करंट्स हैं। मसलन चौधरी निसार अली ख़ान को लें, चौधरी निसार अली ख़ान का थोड़ा सा पलड़ा भारी हो गया। उसकी वजह यह है कि अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए हैं तो शहबाज शरीफ और निसार अली ख़ान सियासी तौर पे भी एक है और ज़ाती तौर पे भी एक है, यार गार है, यार गार है। ये ख़बर कोई ख्वाजा आसिफ साहब के लिए अच्छी नहीं है। अब मैंने ये सुना है कि ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में इस किस्म की बातें हो रही हैं कि उनको पावर ना दी जाए, उनको डिफेंस ना दिए जाए। अब ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जिनको हाल ही में मियाँ नवाज शरीफ ने उनकी पीठ ठपकी थी वहाँ जाके आपके सियालकोट में, और कहा था कि इनके ये एक किस्म की, इस तरह ज़ियाउल हक ने नहीं कहा था राजा ज़फ़रुल हक के बारे में कि मेरे ओपनिंग बैट्समैन है, तो इनको एक मतलब यही तासर था, इसीलिए ये बात उड़ी कि ये वज़ीर आज़म बनेंगे। अब ऐसी तनज़ली हो गई है कि उनके पोर्टफोलियो को इधर उधर करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें ज़ेर पर्दा निसार साहब जो हैं वो इतने इनएक्टिव नहीं जितने आपको नज़र आ रहे हैं। और ये यकीनन अगर शहबाज शरीफ साहब जब भी वज़ीर आज़म बने, निसार साहब का जो असर नफूज़ है बहुत बढ़ जाएगा, और उससे यकीनी तौर पर ये, क्योंकि ख्वाजा साहब की और उनकी बोलचाल भी बंद नहीं। इसी तरह एक और जो मेरे ख्याल से वजह डिले की हुई है कि मसलन वज़ीर ख़जाना ले लें। वज़ीर ख़जाना तो इतने ज़्यादा अब रेफरेंसेस में उलझे हुए हैं कि शायद वो ख़ुद भी नहीं आना चाहते मेरी इत्तला के मुताबिक। सही। अब शहबाज शरीफ साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर मैं आ रहा हूँ 2 माह बाद तो मुझे चाहिए कि कुछ कैबिनेट में लोग मेरे आ जाना चाहिए। मैंने ये सुना है कि वो चाहते हैं कि मोहतरमा गौस आशा पाशा जो यहाँ पे वज़ीर ख़जाना है उनको एडवाइज़र फॉर फाइनेंस उधर लगा दिया जाए, बाद में इलेक्ट कर लिया जाए। लेकिन जैसे गुमन साहब आज मेरी और आपकी बात हो रही थी फ़ोन पे, ये इकॉनमी का मसला इतना सीरियस है, मूडीज़ भी कह रहा है कि आपको डाउनग्रेड कर देंगे, कि इस पे ज़्यादा डिले नहीं करनी चाहिए। जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एतज़ाज़ को वज़ीर कानून लगाया था इसलिए कि उसको कानूनी और आइनी मामलात थे। आज पाकिस्तान की इकॉनमी की जो हालत है और जो हालत जिस हालत पे डार साहब छोड़ के जा रहे बुलंद बंद दावों के बावजूद, ये इस पे फौरी तवज्जो देना चाहिए। किस्सा मुख्तसर ये कि ये तो मैंने 2 आपको मिसालें दी हैं, लेकिन एक अमूमी तौर पे अब ये भी मसला आ रहा है कि कुछ नए लोग भी शामिल किए जाएँ, साउथ पंजाब को भी दिए जैसे होता है कैबिनेट के अंदर। इसमें जो मज़ीद डिले है ना जितनी ज़्यादा, उससे ना सिर्फ हुकूमती पार्टी की साख को नुकसान पहुँच रहा है, बराह रास्त जो अब्बासी साहब हैं लगता है कि उनको प्राइम मिनिस्टर तो बना दिया गया, लेकिन जैसे कि उनका आज ये बाबर अवान साहब उनका ना कोई कहता है कठपुतली अब्बासी, कोई कहता है कि जी LNG अब्बासी। मसला है अब अगर मियाँ नवाज शरीफ ने अपने ही वज़ीर आज़म नॉमिनेट का ये अशर करना है कि उनको रोज़ वहाँ पेशी देनी है मरी में जाके, तो बताइए कि उसको एम्पावर करें यार। इससे तो अच्छे वो आमिर थे जिस तरह मसलन ज़ियाउल हक ने जुनेजो से बाद में इख्तिलाफ हो गए और उसको बड़े जलील करके फारिग किया। ठीक है साहब, आपके पास और भी बड़ी खबरें हैं, उसको फारिग किया। ठीक है। दूसरा आपने देखा कि शुरूता गिलानी बज़ाहिर तो बड़े एम्पावर्ड थे, पार्लियामेंट में आते थे, रोज़ बैठते थे, रब्ता रखते थे। भैया आप कुछ थोड़ा सा हौसला करें और अपने जो नॉमिनेट वज़ीर आज़म हैं उसको मैंडेट दें। यानी उसकी तो इतनी तौहीन हुई किस्म की कि कोई भी इनकी फैमिली का आदमी जो है उनके तारीफ ना हलफ बबारी में गया ना नेशनल असेंबली में गया। ठीक है जी गुमन साहब। मैं तो सर वो निज़ामी साहब, वो अब्बासी साहब तो बेचारे अपने घर में ही हैं, उसी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डिक्लेयर कर दिया है। एक चलो उनकी भी फैमिली की ख्वाहिश तो होगी ना कि हम भी 45 दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रह लें। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को उनको ये इजाज़त दे देनी चाहिए कि अब्बासी साहब जो है ना
वो भी 2 महीने गुजार लें एट द टॉप ऑफ द हिल। वो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और जो प्राइम मिनिस्टर होम है, हाउस है, वो बड़ा खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत जगह पे है। तो मेरे ख्याल थोड़ी सी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दिल खुला करना चाहिए। और एक जो अभी आपने इकोनॉमी की बात की ना, 3-4 चीज़ें मोटी मोटी सुमेरा, कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इस टाइम 12 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इनकी 4 अरब डॉलर की प्रेडिक्शन थी। उसी के अलावा जो इनका जो ट्रेड तजारती है सारा, इनकी जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया हुआ था 20 अरब डॉलर, वो 32 अरब डॉलर हो चुका है। और सबसे बड़ी तलवार जो हमारे सर पे आज लटक रही है, वो इस साल हमने 20 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा, ये डेफिसिट्स कहाँ से पूरे होंगे। मेरे ख्याल में वो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री डार साहब के तो अपने मसले मसाइल हैं, जो और भी आएगा वो कैसे इन सारे चैलेंजेस को फेस करेगा। तो आपकी निज़ामी साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को थोड़ी हौसला करना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। कम से कम प्राइम मिनिस्टर को कहें तुम हुकूमत चलाओ। लेकिन निज़ामी साहब यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, आपकी बात बिल्कुल, कि एक भी मिनिस्टर होना के बगैर आपकी कैबिनेट पूरी नहीं होती। जब तक एक मिनिस्टर नहीं देंगे, चलें एक आध मिनिस्टर को हलफ उठा दें, वो अपनी कैबिनेट बना के काम तो शुरू करें। क्योंकि पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया था कि कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं है, तो वो गाड़ियों के अंदर घूम फिर तो रहे हैं अब्बासी साहब, लेकिन कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर उनके हाथ में अभी तक कुछ नहीं है। तो ये जितना लटकाएंगे उतना ही इनके ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा, उतना ही लोग इनके बारे में बातें करेंगे। लिहाजा मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करके ये काम को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने की तरफ लेके जाना चाहिए। ठीक है, निज़ामी साहब का इस पे कमेंट लेंगे और ब्रेक के बाद हम ये भी बात करेंगे कि NA 120 इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ को इंतखाबी मुहिम चलाने से भी रोक दिया है। और इसके अलावा जो आज इजलास हुआ उसके अंदर भी NA 120 के हवाले से भी डिस्कशन हुई। और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हो गई है, पीर को समाअत होगी। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे ख्वाजा आसिफ के हवाले से। क्या ऐसा हो सकता है कि ख्वाजा आसिफ को वज़ीर पानी और बिजली, क्या वज़ारत दिफा, क्या वैसे ही फारिग कर दिया जाए? नहीं, देखें, ख्वाजा आसिफ जो हैं, मैं उनकी जो हक़ में बात करने वाली है, वो शुरू से उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पार्टी की। वो बड़े लॉयलिस्ट हैं पार्टी के, मियाँ नवाज शरीफ के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। शहबाज साहब से भी उनके अच्छे तल्लुकात रहे हैं, अब भी वर्किंग रिलेशनशिप है। ये नहीं हो सकता कि उनको आउट कर दिया जाए। उनकी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। उनको ना सिर्फ पोर्टफोलियो दी जाएगा बल्कि कोई अहम पोर्टफोलियो दिया जाएगा। अच्छा, अगर आप कहें कि वो उनको पुगा दिया जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि देखें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि नवाज शरीफ अभी हाल ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं। जी। और ये गुमन साहब शायद इख्तलाफ करें मुझसे, लेकिन उनकी जो क्या इख्तलाफ हो या इत्तफाक हो, उनकी जो फ़ालियत है उससे तो किसी को कोई शक व शुबा नहीं हो सकता ना कि वो तर्जमान भी हैं, अपना काफ़ी साल से पार्टी के हैं। मुस्लिम लीग की जो एक ख़ास ईथोस है, यानी उनका जो कल्चर है, उसमें रचे बसे हुए हैं। तो उसको इतनी आसानी से अगर आप कहें कि जी निसार या कोई और कहेगा कि तो वो चले जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है निज़ाम साहब, आज कुछ चपलिश भी हुई है मीटिंग में, सुना है? आज नहीं, मैंने सुना कल कोई थोड़ी सी शहबाज साहब जज्बात में आ गए थे और कुछ थोड़ी सी तलखी हुई थी। अच्छा, अब मुझे ये मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि जहाँ काबीना की बात की है ना अभी गुमन साहब से, ने भी कभी ख्याल यही है। जो दूसरा मामला ना, इसमें थोड़ी सी जो उसको ये सारी PMLN में गड़बड़ सी मची हुई है। अच्छा, जिसको पंजाबी में कहते हैं, यानी एक गड़बड़ सी है कि एक तरफ काबीना का मसला था, अब दूसरी तरफ ये मसला है कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म। सही। NA 120 को अगर अब बने, यानी कौन से मुराद है कि शहबाज शरीफ अगर बनेंगे तो अब बनेंगे, सही, या बाद में बनेंगे। इस बारे में हतमी फैसला हो जाना चाहिए। क्योंकि इससे भी NA 120 के बारे में आपने भी मुझसे पूछा जी। अब वो जो SCCP ने ज़ाब्ता अखलाक है, उसको तो मुताबिक ना शहबाज शरीफ, ना सदर, ना वज़ीर आज़म, ना चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, असम्बली के स्पीकर, वफाकी वज़रा, वज़राए ममलिकत, गवर्नर, वज़ीर आला,
कोई वहाँ वज़ीर आज़म वगैरह कोई नहीं जा सकते वहाँ सही कैंपेनिंग के जी लिए। बिल्कुल एक तो ये रेस्टोरेंट है, दूसरी है कि जितनी डिले हो रही है, कन्फ्यूजन मच रही है, एक लॉबी कह रही है कि उनको पंजाब में भी रहना चाहिए। सही उसकी वजह ये नहीं है कि मेरे ख्याल से कि इस चीज़ में कोई शक शुबा है कि शहबाज शरीफ ने मरकज़ में जाना है, बल्कि ये है कि यहाँ किसको लेके आएंगे, यहाँ किसको लेके आए, सही ये एक वजह बनी हुई है। मसलन जो है हमज़ा, जी जी वो कोई काबिल कबूल नहीं लगते मुझे रैंक एंड फाइल को पंजाब में। अच्छा ठीक एक तो वो MNA हैं, सही यहाँ पंजाब में उन्होंने वक्त ही नहीं गुजारा। उसके मुकाबले में राना सनाउल्लाह ज़्यादा फ़ाल हैं, सही लेकिन राना सनाउल्लाह के ऊपर भी बाज़ कंट्रोवर्शियल आदमी हैं। ठीक है तो यहाँ पे कोई मौजूद तरीन आदमी नहीं मिल रहा है। एक और हमारे चैनल पे तो नहीं, बाज़ चैनल्स पे ये भी चला कि शायद ये फैसला हो जाए कि मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और शहबाज शरीफ साहब आने वाली तहाँ पे रहें, यानी कि वज़ीर आला। ठीक है मुझे इसका इम्कान कम नज़र आता है बस। ठीक है जी। गुम्मद साहब क्या कहना चाहेंगे, नवाज शरीफ का नाम जो है वो भी ECL में डालने की दरख्वास्त मंजूर हो गई है, पीर को समात होगी, और NA 120 के हवाले से भी आपका कमेंट चाहूँगी। नहीं, इस तरह के सुमेरा केसेस, जब भी इस तरह का कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से बड़ा आता है तो ये इस तरह के छोटे मोटे केसेस होते रहते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इस पर कोई कोर्ट इस लेवल पे जाएंगी कि उनका नाम ECL में डाल दिया जाएगा। रेफरेंसेस तो बन गए हैं, अब उस पर सारी रेफरेंसेस नैब की तरफ से चलेंगे, कोर्ट के अंदर जो भी पेशियाँ होती हैं वकला की तरफ से वो मामला चलेंगे। आई डोंट थिंक सो कि इस लेवल का कोई एक्सट्रीम स्टेप लिया जाएगा। मैं वापस आता हूँ इनके पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ। निज़ामी साहब, ये मरी में जो मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ इतलात आ रही हैं कि कुलसूम साहिबा वो उन मीटिंग्स में बैठ रही हैं, कुछ वो हिस्सा ले रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अब चूँकि जब देखता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब सूरत हाल ये सामने नज़र आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चे मरियम, हसन हुसैन तो वैसे ही सियासत में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ तक मरियम सफदर का सवाल है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, काफ़ी ज़्यादा उसमें एक्साइटमेंट थी सियासत में हिस्सा लेने की। कहीं नजर आई है, ये कैमरे में तो नजर नहीं आई कहीं, कैमरे में सर मीटिंग में बैठी हैं, न्यूज़ चली मीटिंग में सुना है, हिस्सा लिया है। वो मेरे रिपोर्टर से बात हुई है, हमारे जो कवर करने गए हैं वो वहाँ पे बैठी हैं, कुछ हमने ये बताइए मरियम कहाँ है? मरियम फॉर द टाइम बीइंग तो बिल्कुल वो बैकग्राउंड में चली गई हैं। अब वजह यह है कि अब रेफरेंसेस जब फाइल होंगे तो मेरे ख्याल में वो केस की तैयारी में शायद लग गई होंगी, कुछ पेपर शेपर भी इकट्ठे करने हैं ना, वहाँ भी तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं, क्योंकि जो नैब के चेयरमैन है कमरुज़्ज़मान साहब, वो उनका भी थोड़ा टाइम रह गया उनकी रिटायरमेंट में, तो वो मेरे ख्याल में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं, काफ़ी कोई भारी भरकम जो रेफरेंस बना के जाएंगे। एनीवेज, वो अभी आजकल मरियम थोड़ी सी बैकग्राउंड में है। अब वो मेरे या फिर इसको मजबूरी में चली गई हैं या फिर कोई एक डिलिबरेट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग है पार्टी की तरफ से। गुमन साहब, एक और जो मसला पे पहुंचा दिया, आप थोड़ी देर मैं आपसे आज सवाल पूछ रहा हूँ जी इजहार साहब की तो मौजूदगी से फ़ायदा उठा के वक्त ज़्यादा है हमारे पास, ये वो जो मीडिया सेल या खुसूसी सेल जो प्राइम मिनिस्टर में कायम था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जी क्योंकि उसकी कोई ऑफिशियल हैसियत तो नहीं थी ना, क्या अब भी वो कायम रहेगा या कायम है? कुछ आपने पता सर किया? उसका जो पिछले 3 साल से जो काम कर रहा था, उसकी सैलरीज पाकिस्तान टेलीविजन चैनल के अकाउंट से जा रही थी। उसके बाद पिछले दिनों एक समरी मूव हुई है, अभी तक वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास पड़ी हुई है। वो जो सारे एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ पे, उनको यहाँ पे वजारत इत्तलात का एक साइबर विंग है, उसके अंदर उनको जम करने की कोशिश की जा रही है। उस समरी पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, लेकिन वो समरी इन प्रोसेस है। हो सकता है नए प्राइम मिनिस्टर साहब आएँ तो उनके ज़रिए वो जो सारे लोग हैं उनको यहाँ उठा के वजारत इत्तलात के अंदर को पक्की नौकरियाँ दे दी जाएँ। कोशिश चल रही है, लेकिन चूंकि उसके लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, वो मिनिस्ट्री अब थोड़ा सा उसमें अपनी एतराज़ात लगा रही है कि इस तरह मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर मिनिस्ट्री के अंदर हमने कुछ भर्तियाँ करनी है तो उसको हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, उसका एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब गए उसी दिन से वो चले गए हैं, आगे पीछे वो कहते हैं तितर बितर हुए हैं। अब जो ही वापस आते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठते हैं तो उसके बाद पता चलेगा कि वो उधर बैठते हैं या इधर मिनिस्ट्री के प्रेमिसेस के अंदर बैठते हैं।
वो बाद में पता चलेगा। लेकिन निज़ामी साहब, कुलसूम साहिबा के बारे में एक और भी खबर आ रही है कि शायद पार्टी का हेड भी उनको बना दिया जाए, चूंकि अब रोपा एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब तो पार्टी को हेड नहीं कर सकते, तो वो टिकट विकट भी इशू करना होता है आपने निशान की अलॉटमेंट के लिए, जो एक कागजी कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, तो वो मेरे ख्याल में कुलसूम साहिबा का नाम सामने आ रहा है। अब देखते हैं कि शहबाज साहब इस पे एग्री होते हैं या नहीं होते। लेकिन मसले मसाइल निज़ामी साहब काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं पार्टी के अंदर, फैमिली के अंदर भी और ये कैबिनेट फॉर्मेशन के अंदर। यकीन करें जितना ये और इसको डिले करेंगे और ये ड्रैग करेंगे, इनके ऊपर और ज़्यादा सवालिया निशान आएंगे। और मेरे ख्याल में प्राइम नवाज शरीफ साहब को ये जो मैं ये रद्द कर रहा था कि ये जो सारी चीज़ें, ये तो कोई एहतियात हो ना कि कोई खुदा ना खास्ता कोई coup d'etat हुआ हो। ये बड़ी देर से सबको पता था कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, सारी पाकिस्तान जानता था कि ये खासे इम्कानात हैं कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मैंने किसी बड़े आला इनके मोतमद खुसूस से पूछा, मैंने कहा मियाँ साहब ने कोई प्लान बी भी बनाया? कहने लगा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कोई अभी ज़रूरत, मतलब वो इस चीज़ को एंटरटेन करने को तैयार ही नहीं थे कि भाई मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा तो आइंदा का रोड मैप क्या होगा। इसीलिए ये मुश्किलात हो रही हैं। ये एक इतनी बड़ी सियासी जमात, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात नहीं तो नंबर 2 होगी या नंबर 1 ही आप कहेंगे, इन्होंने ये होमवर्क नहीं किया होता। साद रफीक ने कहा था कि हमारे बुकला कहते थे तो वज़ीर आज़म कौन होगा, वज़ीर आला कौन होगा, शहबाज शरीफ साहब को अगर बनाना वो किस वक्त आएंगे, काबीना के कौन से अरकान होंगे, ये तो कोई ये अगरचे ज़रूर हुआ है कि एक सरप्राइज़ इनके लिए हुआ है, जिस अंदाज से चौधरी निसार अली ख़ान ने बड़ी महारत से अपने पत्ते खेले मेरे ख्याल से। ठीक है जी, गुमत साहब क्या कहना चाहेंगे? वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। याद होगा कि जब ख्वाजा आसफ से सियालकोट में ये सवाल पूछा गया था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे मुतबादल, उन्होंने कहा जी ऐसी सोच ही नहीं है, ऐसा हम सोच ही नहीं सकते। तो ये तो इनके सीनियर लीडरान की तरफ से इस तरह का इंप्रेशन दिया गया था। और हम अक्सर अपने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं, निज़ामी साहब तो बहुत ज़्यादा इनके साथ वो जानते हैं इनको, कि ये पार्टी के अंदर जो भी फैसले करने होते हैं वो जब तक फैसला आ नहीं जाता उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने जब उनके मुंह से कुछ चीज़ें, कुछ अल्फाज अदा नहीं होने किसी चीज़ के बारे में, तब तक कोई बंदा ये गेस नहीं लगा सकता कि ये फैसला क्या होगा। तो अब ये सारे जो मसले मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं, ये उसी का सारा शासाना है कि अब पाकिस्तान, अब पहले तो ये कहते थे, पहले इनका ये एतराज़ था कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर 3 जजेस साहिबान ने ये नहीं सोचा कि प्राइम मिनिस्टर साहब चले जाएंगे तो कैबिनेट कैसे, मुल्क कैसे चलेगा। अब तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो गया, तो अब कैबिनेट के बगैर मुल्क कैसे चल रहा है, इसके बारे में कोई नहीं बात करता। निज़ामी साहब, एमक्यूएम की अगर हम बात करें जो जब आप पे जिम्मेदारी आ गई है उसको निभाएं, क्योंकि देखिए ना ये वोट देना प्राइम मिनिस्टर को और बात है, एमक्यूएम पाकिस्तान का उनसे कोalition में आ जाना एक मुख्तलिफ बात होगी। लेकिन मुझे आई विल नॉट बी सरप्राइज कि एमक्यूएम जो है वो हुकूमत में आ जाए, क्योंकि वो कोई ना कोई अपना पाउंड ऑफ फ्लैश तो लेंगे ना। ठीक है, ठीक है, ये तो सियासत का हिस्सा है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के पीछे आएंगे तो बात करेंगे आयशा गुरलई के हवाले से भी, और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने भी जो इंटरव्यू दिया है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। निज़ामी साहब, आयशा गुरलई का मामला अगर हम डिस्कस करें तो अमीर मुकाम तो हल्फ उठाने को तैयार हैं कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। वो कहते हैं फ़ोन पे बात हुई है जी, लेकिन आयशा गुरलई का मामला जो है जिस दिन से हमारे या गुनहगार से चला ही है, मैं बड़ा वैसे शुक्रगुजार हूँ जो बाकी चैनल्स हैं, जो तकरीबन सभी ने इस जो डिसइंफॉर्मेशन और जो जाली क्लिप चलाई गई थी जी बिल्कुल, उस पर उसका दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सही। अब ये अजीब मामला चला है कि अमीर मुकाम साहब कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 50 करोड़ का नोटिस देंगे। जी बिल्कुल। आयशा गुरलई को कल किसी चैनल ने काबू किया हुआ था, वो मुझे सब चैनल्स ने काबू किया, मुझे भी मेरे पास खिलाफ भी लीगल कानूनी चाराजोई करके मुझसे भी 50 करोड़ रुपया वसूल करना चाहती हैं गालबन।
जो कम से कम जो मैंने देखा, फिर खान साहब ने बड़े कम 3 करोड़ रुपए का दावा किया उनके ऊपर। तो मकसद है कि ये अब म्यूजिकल चेयर बंद होनी चाहिए। अब वो उनके कोई साबिक स्टाफर है या गार्ड है या क्या, उसने कोई मुहाफिज है, उसने भी इल्ज़ाम लगाए करप्शन के। जी बिल्कुल, आशा मावन है उनके, मावन है या क्या, नूर जमान साहब। तो ये अजीब किस्म की कन्फ्यूजन है और ये इसके पीछे जो कुछ चल रहा है ये और है। मुझे वैसे लगता ये है कि ये PMLN से ज़्यादा PPP का तरफ रुझान ज़्यादा लगता है मुझे। आप ये याद रखें कि ये जब आसिफ जरदारी के बारे में खान साहब ने जलसे में फरमाया कि जरदारी अब तुम्हारी बारी, उससे अगले दिन ये वाक़या हुआ। सही। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। और जिस तरह PPP के सब रहनुमाओं ने मजम्मत की जो कुछ उनका सलूक हुआ उसकी, और तहकीकात का मुतालबा किया, उससे कम से कम मैंने तो ये नतीजा अखज़ किया कि ये को बातचीत पहले चल रही थी और फिर एकदम यानी एक तुरप का पत्ता जमात इस्लामी ने अपनी पार्टी में दावत दी आयशा गुल को। हाँ जी, जमात इस्लामी वाले जो हैं वो तो उनके अजीब किस्म के हलीफ हैं। अपना प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी खड़ा करते हैं, जो PTI से टूट के खातून गई उनको दावत भी देते हैं, और फिर भी वो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में कोalition पार्टनर है। अजीब माजरा है भी। सही है। घुमन साहब, माइजा हमीद ने कहा है कि खातिन की पार्टी जो है पार्लिमानी कमेटी में इमरान खान को आना चाहिए, जिस पर नईमुल हक ने कहा है कि इमरान खान हरगिज़ नहीं जाएंगे, किसी सूरत नहीं जाएंगे। ये मैं बिल्कुल निज़ामी साहब के साथ मुत्फिक हूँ कि ये म्यूज़िकल चेयर है बंद होनी चाहिए। ये पूरी दुनिया के अंदर थोड़ा सा आप इसका हिस्टोरिकल एनालिसिस कर लेना तो इस तरह के पॉलिटिक्स के अंदर इस तरह के इल्ज़ामात का कुछ नहीं बनता। ये आने वाले दिनों में देखिएगा ये आगे पीछे हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर तो आप इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हो तो आपको साबित करना पड़ता है किसी न किसी फोरम पे। तो पहला इंप्रेशन ये कल से हम देख रहे हैं कि तमाम मीडिया की तरफ से, बाकी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, लीगल एक्सपर्ट, सब सारे यही कह रहे हैं कि ये सियासत हो रही है और मोहतरमा को ये सियासत नहीं करना चाहिए थी, इस गंदे खेल में नहीं पड़ना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि वो खुद बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। कह रही हैं कि पहला मैसेज मुझे 2013 में मिला था, और उस पर कल वो एंकर पर्सन हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अगर पहला मैसेज आपको 2013 में मिला था, अगर मेरे या किसी के भी ऊपर इस तरह की इज्जत के ऊपर इस तरह का हमला होता है तो उसके लिए अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा अजीज होती है। वो फिर साइड पे आराम से इज्जतदार लोग साइड पे हो जाते हैं, बात खत्म। वो एक दिन पहले भी वहाँ पे गई, वहाँ पे जलसा अटेंड किया, पैसे मांगे, टिकट मांगी, और बाकी पार्टी फंड के हवाले से, डेवलपमेंट हवाले से उन्होंने कहा जी मुझे फंड भी चाहिए। नहीं मैं वो सारी चीजें हैं जो खुद सबके सामने है। लिहाजा इसका देखें, इसके पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या ना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या ना हो, लेकिन जब इस तरह के इल्जामात लगे तो कोई ना कुछ होगा। टाइमिंग इतनी क्रूशल है कि जब एक तरफ फैसला आता है नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट, तो उसके बाद जो लोग वो कलावे मिलाने वाले मिला देते हैं कि यार लग रहा है कि ये PMLN वाले करते रहे हैं, ये क्योंकि 90s में इस तरह के हमले करवाते थे, शायद अब भी ये कर रहे हैं। दूसरी साइड पे आज आपने देखा होगा हनीफ अब्बासी साहब ने कहा है कि रियाम खान साहब अगर उन्होंने किताब लिखती तो खान साहब को यहाँ अपने घर के घर को आग लग जाएगी घर के चिराग से। तो वो एक नया उसमें पंडोरा बॉक्स खुल जी बिल्कुल आपने भी ये बात की थी। तो बहुत सारे इस तरह के मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली तो इस तरह के जो इश्यूज हैं उसका ये आपको थोड़ा बहुत फायरवर्क्स मीडिया को मिल जाता है, अखबारों को जो चटपटी सुर्खियां मिल जाती हैं, 2-4 दिन का ये हंगामा होता है, उसके बाद इवेंचुअली ये डाई डाउन हो जाता है। ओवरऑल अगर हम समझेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासत पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको अपनी फतह के लिए इस्तेमाल कर लेगी, या पीपल्स पार्टी में वो अगर चली जाती है तो पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर बड़े इम्कानात रोशन हो जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल ये कुछ भी नहीं होता। ये मैं यकीनी तौर पर यकीन करें कि मैं आयशा गुल के लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अफसोस हुआ है। शी वॉज यंग, वो पॉलिटिकल वर्कर थी, काम कर रही थी। अब खुदा जानता है कि इसके पीछे क्या स्टोरी है। अंटिल ने किसी फोरम पे इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, उसके जो अवामल है वो डिटर्मिन नहीं होते, तो कुछ कहना इसके बारे में मेरे ख्याल में वो हम कुछ कहना ही नहीं चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग इस तरह के इश्यूज़ को डिस्कस ही मेरे नज़दीक करना चाहिए, चूंकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इसने उथल पुथल एक हलचल मचा दी है
तो हम एक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमारी मजबूरी है इस इश्यू को डिस्कस करना। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि इसका कोई सियासी लेवल पे कुछ बिल्कुल सही है। इमरान खान ने भी ये बात की है कि केपी की हुकूमत को गिराने की कोशिशें की जा रही है। निज़ामी साहब, परवेज मुशर्रफ के इंटरव्यू की तरफ आ जाते हैं। केपी की गवर्नमेंट को गिराने की जो बात है, ये देखें ना, इस वक्त तो जो ये पहले इन्होंने आशा गुलाले के हवाले से जो इमरान खान के कैरेक्टर पर या टेक्सटिंग वगैरह के हवाले से जो बात हुई, ये इसको कहते हैं नो होल्ड्स बार्ड। यकीनन अगर उनका बस चलेगा तो वो गिराने की कोशिश करेंगे मेरे ख्याल से, सही। क्योंकि इस वक्त हालात जो हैं वो ऐसी नहज पे चले गए जो कोई रवादारी तो रही नहीं, जहाँ आप ये अंदाज़ा करें कि PTI के जो जितने भी लोग थे वो या तो एब्सेंट थे, इमरान खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, बिल्कुल सही, जो थे वहाँ, उन्होंने भी एक पार्टी लाइन के मुताबिक खाकान अब्बासी साहब को मुबारकबाद नहीं दी। उसके बाद को कसर रह जाती है, आप बताएं, ठीक है ना। अच्छा भैया, जो घुमन साहब बात कर रहे थे कि ना ये इन्होंने जिक्र किया था कल, तो ये मैंने चेक किया आज, ये रिहाम खान की किताब तकरीबन तैयार है। सिर्फ टाइमिंग उसकी इलेक्शन के साथ होती है, पहले होती है। वाकई निज़ामी साहब, अच्छा आप तो मेरी स्टोरी कंफर्म कर रहे हैं निज़ामी साहब, थैंक यू वेरी मच। हाँ नहीं, मैं आपको बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूँ, मैंने अभी कहा कि वो तैयार है। सही है। तो वो भी एक किस्म का बड़ा बॉम्बशेल होगा। बहरहाल वो खान साहब की बेगम साहब आ रही है, लेकिन अगर टाइमिंग देखी जाए निज़ामी साहब, हो सकता है इलेक्शन से पहले ही आ जाए। पहले ही आएगी, ठीक है। अच्छा, आप परवेज मुशर्रफ पे आ जाते हैं। परवेज मुशर्रफ का जिक्र किया। जी बिल्कुल। परवेज मुशर्रफ जो हैं, इनको इस मुल्क की हालत पर रहम करना चाहिए। शरीफ आदमी है मेरे ख्याल से, लेकिन बड़े बहके हुए हैं। कहते हैं कि डिक्टेटरों ने इस मुल्क को ठीक किया, सिविलियंस ने बेड़ा गर्क किया। एशिया के सारे मुमालिक में कहते हैं कि देखें जहाँ भी तरक्की हुई है सिर्फ डिक्टेटरों की वजह से हुई है। पाकिस्तान को डिक्टेटर ठीक कर सकता है, लेकिन जब डिक्टेटर गए तो सिविलियंस ने बेड़ा गर्क किया। अब देखिए, ये तारीख के मुताबिक तो बिल्कुल उसको झुटला रहे हैं। अयूब खान के डिकेड ऑफ रिफॉर्म्स के नतीजे में पाकिस्तान की 2 लख्त होने का बीज बोए गए, क्योंकि वो महबूबुल हक के जो ट्रिकल डाउन थ्योरी थी उस वक्त, उसके तहत 22 ख़ानदान क्रिएट हुए। सारी दौलत का आगाज़ वेस्ट पाकिस्तान में हुआ, ईस्ट पाकिस्तान को इग्नोर किया गया। और जब वो साइक्लोन आया और उसके बाद जो हालात हुए, मिलिट्री एक्शन जो वगैरह, मैं मुझे उसको छोड़ दें आप। याया खान अपने आइन जो अयूब खान ने बताया था उसको नहीं हैंड ओवर किया, बल्कि वो याया खान को हैंड ओवर करके जलील और रसवा होके गया। याया खान साहब ने ही प्रेजाइडेड ओवर दी ब्रेकअप ऑफ दिस कंट्री। अब वो कहते हैं कि जी ज़ियाउल हक ने अफगानिस्तान वाले में बड़ा ठीक किया, लेकिन जो टेररिज्म और क्लैशन ऑफ कल्चर और ये वो गलत था। वही सवाल ये है कि ज़ियाउल हक की तो सौगात हम आज भी खा रहे हैं। बिल्कुल सही। देखें ना, ये जो आइन में जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जो शिकें अभी भी उसकी फंसी हुई हैं। एक आइडियोलॉजिकल किस्म की डिक्टेटरशिप थी, यहाँ पे उन्होंने मज़हब की गलत तावील से दहशत गर्दी का ऐसा नासूर परवान चढ़ा। ये क्लैशन ऑफ कल्चर, असला अंदोज़ी, सियासत के अंदर जो उन्होंने बहाल की सियासत, उसके अंदर मोरी मेमरी, गलियाँ, सड़कें जिनको आज हमारे उनके जो जानशीन आगे बढ़ा रहे हैं, ये कहाँ से आई? ये ज़ियाउल हक के दौर से आई। अब मुशर्रफ अपने दौर पे आ जाएं। ये कारगिल के हीरो कहते हैं अपने आप को। शीरी मज़ारी साहब जो उस वक्त रीजनल स्टडीज़ की हेड थी, उनसे किताब भी लिखवाई जिसमें उन्होंने कहा कारगिल एक बहुत बड़ी फतह है और नवाज शरीफ ने उस फतह को सीज़फायर मान के तस्लीम शिकस्त में, लेकिन हकीकत यह है कि इट वाज एन अनमिटिगेटेड डिज़ास्टर जिसके अंदर पाकिस्तानी फ़ौज को बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है। तो अब मैं ये मुशर्रफ साहब का अपना एक जिस इफ्तिखार को जिस अंदाज से निकाला, उसके नतीजे में उनको खुद जाना पड़ा। अब वो कहते हैं जी कि आर्टिकल 6 की क्या हैसियत है, आइन को तोड़ना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। इसका मतलब है मौजूदा फौजी की आदत जो कि अल्लाह के फजल से कियानी साहब के बाद उससे लेके अब तक इस चीज़ से तौबा कर चुकी है, उनको ये तरगीब दे रहे हैं। अब मैं आपको एक थोड़ी सी एक वाक़या सुना के ख़त्म करता हूँ बात अपनी, कि मुशर्रफ साहब जब नई नई तहरीक शुरू हुई ना वकला की, तो उनके एक साथी थे, एडवाइज़र थे, इकबाल जैद अहमद, जो ये LPG के बहुत बड़े ठेकेदार, उनको LNG का भी नया ठेका मिला। वो बड़े मरंजा मराजा आदमी हैं। उन्होंने कुछ लोगों को, जिसमें मैं भी शामिल था, मुशर्रफ साहब के खाना किया और कुछ सहाफ़ी और कुछ दोस्तों और कुछ वकला को बनाया। उसमें एक उन्होंने अपनी तारीफ़ें शुरू कर दी। एक फाजिल वकील खड़ा हो गया,
में बहुत लाहौर के बल्कि पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है उनका। जी जी बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा मुशर्रफ साहब मुझे लगता है कि आप को मसीहा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। कि जैसे कौम के मसीहा। कहने लगे हाँ बिल्कुल, मैं इस कौम का मसीहा हूँ। जब मैं आया तो इतनी वॉशिंग मशीनें थे, अब इतनी वॉशिंग मशीनें, जब मैं आया तो उस वक्त इतनी मोटरें थी, अब इतनी मोटरें, सही। और वगैरह वगैरह इस किस्म की बात के ज़रिए। तो मेरा मतलब है कि उनका दिमाग इतना ख़राब हो चुका हुआ था कि वो अपने आप को इस कौम का मसीहा आप समझने लग पड़े थे। सही। ये तो निसार साहब की मिस हैंडलिंग है और इस हुकूमत की, और वो जो उनके मुरब्बी थे हमारे जो जनरल रहील शरीफ थे जी जी कि वो यहाँ से निकल गए, नहीं तो उनका ट्रायल यकीन उन्होंने। फिर बात यह है जी जी कि आप बाकी लोगों को तो कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, ठीक है। मुशर्रफ साहब अपनी जो लंदन और जो दुबई की प्रॉपर्टीज़ हैं जी 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 उनका मनी ट्रेल क्यों नहीं देते? ठीक है ठीक है। गुमन साहब क्या मुशर्रफ साहब वापस आ रहे हैं? नहीं। मेरा यकीन करें कि मेरे नज़दीक मुशर्रफ साहब क्या कहते हैं पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, उन्होंने भी इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया, मेरे ख्याल में मैंने सन 2000 में अपना जर्नलिस्टिक कैरियर शुरू किया था एज ए ट्रेनिंग रिपोर्टर, और मैंने सारा कुछ देखा। अवामल जो भी थे, अगर आप हुकूमत में आ गए, आपके पास आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक़्त लॉ ऑफ नेसेसिटी के ने जिस तरह मर्जी एक डिसीजन दिया कि आप आइन के अंदर भी तब्दीली कर सकते हैं इस मुल्क को बेहतरी करने के, मुल्क में बेहतरी लाने के लिए, करप्शन ख़त्म करने के लिए। आपने किया क्या? आपने वही अपॉर्चुनिस्ट अपने इर्द गिर्द इकट्ठे किए अपने इक़्तिदार को दबाम पहुँचाने के लिए। उसके अंदर मेरा तो एक सिंपल सा सवाल है, कराची के अंदर जिस तरह MKM को स्ट्रेंथन किया और उस ज़माने में जो कत्लो गारत हुई, उस ज़माने से लेके ऑनवर्ड उसका ज़िम्मेदार कौन है, और इनका ट्रायल होना चाहिए था। और मेरे ख्याल में ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब अगर थोड़ी सी हिम्मत करते और चाहे निसार अली खान हिम्मत करते, और क्या हो जाना था, इनको घर भिजवा देते। यकीन करिए बहुत बड़े ये लीडर बन के आते अगर नवाज शरीफ साहब को अगर घर भिजवाते। इस वक्त किसी ने कोई घर नहीं भिजवाना था, लेकिन सम और दादर इन्होंने हिम्मत नहीं की और उनको जाने दिया। और अब मैं समझता हूं कि वो खबरों में रहने के लिए जनरल मुशर्रफ साहब इस तरह के बयानात देते रहते हैं। ये हमें भूल जाना चाहिए, हम बहुत आगे आ चुके हैं, सोसाइटी बहुत अवेयर हो चुकी है, मीडिया बहुत वाइब्रेंट हो चुका है। अब ऐसे हालात नहीं है कि हमें कोई फौज आ जाएगी या इस तरह का, कुछ सब साफ साफ नजर आ रहा है। अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी, वही जो मैं अक्सर बात करता हूँ, हमारे जो करंट लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, उन पे आती है कि उन्होंने अब मुल्क को कैसे आगे लेके चलना है। तो चलें, फैसला आ गया, जिस तरह हो गया ना, अब्बासी साहब का इलेक्शन हो गया, तो इसको मुल्क को आगे तरफ जाना चाहिए। 8 महीने के बाद अगले जनरल इलेक्शन हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जोर लगाएं, अपने केसेस हैं अदालत में लड़ें और मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना चाहिए। हमें ये जनरल मुशर्रफ जैसे जो करैक्टर्स हैं इनकी तरफ बिल्कुल मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ये इनका ऐसा हो चुका है, इनका ज़हनी हालत ये है कि अब चूंकि अब इनको पूछता कोई नहीं है, तो वो खबरों में रहने के लिए इस तरह की वो बयानबाजी गाहे बगाहे करते रहते हैं। इतनी हिम्मत है जनरल साहब को वापस आना चाहिए, केसेस फेस करें। अगर आपको पाकिस्तान का इतना ही दर्द है, पाकिस्तान की आवाम के साथ इतनी मोहब्बत है, तो दुबई और लंदन में बैठ के क्या कर रहे हैं? वापस आए यहाँ पे, हमारे यहाँ दरमियान बैठ के सियासत करें। ये क्या बात हुई? और दूसरी बात, जहाँ तक वो KP हुकूमत के हवाले से सुमेरा, ये मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि आज तक जो है नवाज शरीफ साहब इस चीज़ का क्रेडिट लेते रहे हैं कि हमारे पास नंबर गेम थी, हमारे पास लोग मिल सकते थे, लेकिन KP में उस वक्त की जो मेजॉरिटी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उसको हुकूमत बनाने दी थी। तो मेरे ख्याल में अब अगर इस तरह की किसी अगर रेशा दवानी का हिस्सा बनते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या नवाज शरीफ साहब, अगर फजलुर रहमान साहब की किसी गेम प्लान में आते हैं, या अमीर मुकाम, वो तो जनरल मुशर्रफ का बड़ा चहेता रहा है, उसकी बातों में आते हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो सारी नेक कमाई इन्होंने जो पिछले 4-4.25 साल से की है कि हमने जिस पार्टी का हक था उसको दिया है, वो उल्टा पड़ेगा। तो इस तरह की मेरे ख्याल में एडवेंचरिज्म पे नहीं पड़ना चाहिए। निजामी साहब ने जो शुरू में बात की ना कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, योर पार्टी इज इन पावर एट द सेंटर, योर पार्टी इज पावर इन पंजाब, यू हैव रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल। आखिरी साल है, अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए सियासत का कोई बंदोबस्त करें। चलो, आप 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 2 दफा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और क्या आपने हासिल करना है? तो मेरे ख्याल में ये वक्त है थोड़ा सा इनको, जो शुरू में बात की ना, दिल बड़ा करने का। देखते हैं दिल बड़ा करते हैं या नहीं करते। जी, मैं एक अर्ज करना चाहता था कि एक तो लग रहा है कि कल किसी वक्त सुबह ही शायद वफाकी काबीना हलफ उठा ले, आज रात को फैसला हो जाएगा। ठीक है। दूसरे रहा ये मसला जो इनको घुमन साहब की इत्तला के लिए कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इजलास हो रहा है, जिसमें फैसला होगा कि मुशर्रफ साहब ने यहाँ कब आना है। अच्छा, ठीक। लेकिन ये ऐसे ही
ऐसे कई दफ़ा इजलास होते रहे। सही है। ये मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस आएंगे। मैं इनसे एग्री करता हूँ कि वो जस्ट टू बी इन द न्यूज़ वो इस किस्म के इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, बाकी वो किस्सा पारीना बन चुके हुए हैं, इज हिस्ट्री। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे दोनों एनालिस्ट का। सुमैरा मिर्ज़ा को जाइए, अल्लाह हाफ़िज़।